नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल आपका अपने स्नेह एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। ठीक मित्रों, तो हम लोग फॉडर क्रॉप स्टार्ट किए हैं। फॉडर क्रॉप में एक इम्पॉर्टेंट फॉडर क्रॉप जो है बची हुई है, जो बची है बरसीम। बरसीम को क्या कहते हैं? चारे वाली फसलों का राजा कहते हैं बरसीम को। आज हमारी फॉडर क्रॉप कंप्लीट हो जाएगी, ये लास्ट फॉडर क्रॉप है। तो बरसीम स्टार्ट करते हैं। बरसीम, ठीक। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रम, ये होता है बॉटनिकल नेम। फैमिली क्या है? फैमिली लेग्यूमिनेसी है, ठीक। तो बॉटनिकल नेम क्या है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रियम, ये तो हो गया इसका बॉटनिकल नेम। फैमिली की बात करते हैं। फैमिली कौन सी है? लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी फैमिली है, ठीक। और गुणसूत्र की बात करेंगे, क्रोमोजोम नंबर इसका, क्रोमोजोम नंबर इसमें 16 होता है, ठीक। और इसका ओरिजिन प्लेस जो है इजिप्ट माना जाता है। तो क्रोमोजोम नंबर 2n कितना होता है? 16। याद रखना 2n 16 होता है। ये जो डिप्लॉयड किस्म है, बरसीम में एक आती है टेट्राप्लॉयड जिसका 32 होता है, ठीक। बरसीम में डिप्लॉयड भी है और टेट्राप्लॉयड भी है। तो क्रोमोसोम नंबर 16 है। ओरिजिन प्लेस ओरिजिन प्लेस ओरिजिन प्लेस कौन सा है? इजिप्ट। इजिप्ट है, ठीक। तो देखिए, और इतना देख लीजिए पहले। बॉटनिकल नेम, बॉटनिकल नेम क्या है? ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम। फैमिली कौन सी है? फैमिली इसकी लेग्यूमिनेसी है। गुणसूत्र की संख्या 16 होती है, जो कौन सी? डिप्लॉयड किस्म की है, डिप्लॉयड 2n। और ओरिजिन प्लेस इजिप्ट है। क्या है? इजिप्ट। ओरिजिन प्लेस इजिप्ट। और ये इजिप्ट पूछा जाता है, बरसीम का उत्पत्ति स्थान कई बार पूछा गया है, ठीक। आगे बढ़ा जाए। पहला पॉइंट तो ये नोट करिए, बरसीम को चारों वाली फसलों का राजा कहा जाता है। बरसीम को चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है, ठीक। और बरसीम में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कैल्शियम, और कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? दूध का इंक्रीज करना, दूध उत्पादन बढ़ाना। तो दूध, और इसको दूध मिल्क मल्टीप्लिकेशन क्रॉप भी कहा जाता है बरसीम को, ठीक। कैल्शियम की तो अधिकता पाई जाती है, लेकिन मैग्नीशियम एक तत्व होता है जिसकी कमी पाई जाती है। और इस मैग्नीशियम तत्व की कमी से पशुओं में कौन सा रोग? एक ग्रास टिटाइनी रोग होता है। ग्रास टिटाइनी रोग पाया जाता है। आगे एनिमल हस्बेंड्री में है कि ग्रास टिटाइनी रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो मैग्नीशियम की कमी से होता है, जो बरसीम में कम पाया जाता है, ठीक। बरसीम में
बरसीम में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है। किसकी? कैल्शियम। कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। अधिक मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण बरसीम को क्या कहा जाता है? मिल्क मल्टीप्लायर क्रॉप कहा जाता है। मिल्क मल्टीप्लायर। मिल्क मल्टीप्लायर क्रॉप कहा जाता है। जाता है, ठीक। और क्या होता है? बरसीम में मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। अधिकता किसकी? कैल्शियम की, और कमी मैग्नीशियम की। बरसीम में Mg मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है। मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है, जिसके कारण कौन सा रोग होता है? ग्रास टिटैनी। जिसके कारण पशुओं में ग्रास टिटैनी नामक रोग हो जाता है। रोग हो जाता है, ठीक। और बरसीम में 70% पाचनशीलता पाई जाती है। शुष्क पदार्थ की पाचनशीलता कितनी होती है बरसीम में? 70% होती है। जो पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि लूसर्न में कम पाचनशीलता के कारण क्या होता है? अफरा रोग हो जाता है। लेकिन बरसीम में अधिक पाचनशीलता पाई जाती है, लगभग 70%। बरसीम की पाचनशीलता, बरसीम में शुष्क पदार्थ की पाचनशीलता शुष्क पदार्थ की पाचनशीलता कितनी होती है? 70%। याद रखना, 70% होती है। शुष्क पदार्थ की पाचनशीलता कितनी होती है? 70% होती है। और प्रोटीन 20 से 24% प्रोटीन बरसीम में पाया जाता है। प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 20 से 24% कितनी होती है? 20 से 24% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक। तो देखिए, फिर से रिवीजन कर लीजिए। बरसीम को चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है। चारे वाली फसलों का राजा। तो चारे वाली फसलों का राजा किसे कहा जाता है? बरसीम को, ठीक। बरसीम में किस पोषक तत्व की अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम तत्व की। कैल्शियम, और कैल्शियम का मुख्य कार्य क्या है? पशु में मिल्क इंक्रीज करना, दूध उत्पादन बढ़ाना। और दूध उत्पादन जब कैल्शियम बढ़ाता है तो ये कौन सी क्रॉप हुई? मिल्क मल्टीप्लायर क्रॉप है। बरसीम कौन सी क्रॉप है? मिल्क मल्टीप्लायर, मतलब मिल्क को बढ़ाती है। और किसके कारण होता है? कैल्शियम की अधिकता के कारण होता है, ठीक। और कमी किसकी पाई जाती है? देखिए, बरसीम में मैग्नीशियम की,
mg मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है, जिसके कारण पशुओं में कौन सा रोग होता है? ग्रास टिटाइनी रोग हो जाता है, ग्रास टिटाइनी। ठीक। और बरसीम में शुष्क पदार्थ की पाचनशीलता कितनी होती है? शुष्क पदार्थ की पाचनशीलता 70% होती है। पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ा था लूसन, जिसकी कम पाचनशीलता के कारण क्या हो जाता है? अफरा डिजीज हो जाता है, अफरा डिजीज हो जाता है। इसमें पाचनशीलता 70% होती है। और प्रोटीन की मात्रा अगर आपसे पूछा जाए तो 20 से 24% प्रोटीन, 20 से 24% प्रोटीन जो है बरसीम में पाया जाता है। ठीक। आगे तापमान जलवायु की बात हम लोग कर लेते हैं इसकी। तो इसके वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान एकदम सर्वोत्तम रहता है। सॉरी, जर्मिनेशन के लिए 25 से 30 और वृद्धि के लिए 15 से 20 मानिएगा। वृद्धि के लिए कितना? 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। वृद्धि के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान। और जर्मिनेशन के लिए कितना? जर्मिनेशन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। ठीक। और फ्लावरिंग, इसकी फ्लावरिंग कब होती है? लगभग मार्च अप्रैल में लगभग हो जाती है इसकी फ्लावरिंग। तो इसके लिए तापमान फ्लावरिंग के लिए 30 से 37 डिग्री मानिए। फ्लावरिंग के लिए कितना? 37 डिग्री तक, 37 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है फ्लावरिंग के लिए। ठीक। और 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर क्या हो जाता है? इसकी वृद्धि रुक जाती है। कितना? 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर इसकी वृद्धि रुक जाती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट किस्में जो है हम लोग देख लेते हैं। किस्में तो सबसे पहले हमने बताया है क्या, इसमें डिप्लॉयड पाई जाती है और टेट्राप्लॉयड। तो सबसे पहले डिप्लॉयड देखते हैं, द्विगुणित। तो द्विगुणित किस्मों में कौन कौन सी है? मस्कावी है, खद्दावी है, मस्कावी, खदरावी हुआ, साइदी, इसके बाद जाहिदी, क्योंकि इसका उत्पत्ति स्थान मिस्र इजिप्ट है तो वहीं के नाम है ये। साइदी हुआ, जाहिदी हुआ। और एक आती है फाहली, ठीक। और ये तो हो गई डिप्लॉयड किस्म। और टेट्राप्लॉयड चतुर्थ गुणित की बात करते हैं। चतुर्थ गुणित में है पूसा जॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। पूसा जॉइंट और पूसा जॉइंट के बाद है T526, 724, 526 हुआ, 724 हुआ, एक 780 करके है। ये पूसा जॉइंट एक इंपॉर्टेंट किस्म है। इसके बाद T526, 724, 780 किस्में हैं। ठीक। एक अगला पॉइंट नोट कर लीजिएगा,
बरसीम में अधिक उत्पादन के लिए टेट्रापोलाइड और डिप्लॉइड किस्मों को मिलाकर बोना चाहिए। और किस अनुपात में बोना चाहिए? 2:1 के अनुपात में अधिक उत्पादन इससे होता है। ठीक, तो लिखिए पॉइंट, बरसीम में अधिक उत्पादन के लिए कौन कौन सी किस्म? पहले चतुर्थ गुणित एवं द्विगुणित, चतुर्थ गुणित एवं द्विगुणित किस्मों को किस्मों को 2:1 के अनुपात में किस्मों को 2:1 के अनुपात में मिलाकर बोना चाहिए, मिलाकर बोना चाहिए। बोना चाहिए। ठीक, देखिए 2:1 के अनुपात में मिलाकर बोना चाहिए। इसका मतलब जो टेट्राप्लॉइड किस्में हैं उनकी अगर उनकी मात्रा 2 किलोग्राम लेना है और डिप्लॉइड की 1 किलोग्राम, इस अनुपात में मिलाकर बोना चाहिए। और देखिए ये चतुर्थ जो है टेट्राप्लॉइड किस्में हैं, इनकी एक खासियत और है, इनको हर वर्ष नया बीज लाना चाहिए। पुराने बीज से इसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता, जर्मिनेशन अच्छा नहीं होता है, तो चतुर्थ गुणित की हर वर्ष नया बीज प्रयोग करना चाहिए। प्रत्येक वर्ष नया बीज टेट्राप्लॉइड की प्रत्येक वर्ष नया बीज प्रयोग करना चाहिए। ठीक, वृद्धि के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, जमाव के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, फ्लावरिंग के लिए 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पर क्या हो जाता है? उसका वृद्धि प्रभावित हो जाता है, वृद्धि रुक जाती है। द्विगुणित किस्में हैं मस्कावी, खद्रावी, साइदी, जाहिदी और फाहली। ये कौन से हैं? डिप्लॉइड किस्में हैं। टेट्रापोलाइड है सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पूसा जाइंट किसकी किस्म है? बरसीम की। इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, याद रखिएगा ये जरूर। पूसा जाइंट किसकी किस्म है? बरसीम की। ठीक, और अधिक उत्पादन के लिए टेट्रापोलाइड और डिप्लॉइड को 2:1 के अनुपात में मिलाकर बोना चाहिए। और टेट्रापोलाइड की जो सीड होता है वो हर वर्ष नया सीड प्रयोग करना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ा जाए। सोइंग टाइम, इसका सोइंग टाइम क्या रहता है? बरसीम कौन सी फसल है? रबी की फसल है, तो सोइंग टाइम वही अक्टूबर से नवंबर रहेगा। सोइंग टाइम अक्टूबर से नवंबर, अक्टूबर से नवंबर। और क्या होता है? देखिए बरसीम पहली कटाई में अधिक उत्पादन नहीं देती है। ठीक, तो अधिक उत्पादन के लिए बरसीम के शुरुआती अवस्था में अधिक उत्पादन के लिए क्या करते हैं? इसमें सरसों का बीज मिलाते हैं। और कितना? 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलाते हैं। तो याद रखना, सरसों अधिक उत्पादन के लिए शुरुआती अवस्था में क्या करते हैं? सरसों का बीज मिलाते हैं। और कितना मिलाते हैं? 1 से 2 किलोग्राम। बरसीम के शुरुआती
शुरुआती अवस्था में, ठीक, बरसीम के शुरुआती अवस्था में 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सरसों का बीज, मिलाकर बुआई करने से उत्पादन में वृद्धि होती है। और किसके उत्पादन में? चारे के उत्पादन में, क्योंकि पहली कटाई जब हो जाती है तो सरसों वहीं समाप्त हो जाता है और दूसरी कटाई से केवल बरसीम रहता है। बुआई करने से चारे के उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक, इस सेंटेंस का मेन मतलब आपको यहां से क्या है, किसका सीड मिलाते हैं बरसीम में उत्पादन के लिए? शुरुआती में सरसों का बीज, और कितना मिलाते हैं? 1 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बस इतना काम का है इसमें। ठीक, आगे सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट किससे करते हैं? राइजोबियम से, क्योंकि दलहनी फसल है। और राइजोबियम की कौन सी प्रजाति का? राइजोबियम की कौन सी प्रजाति का करते हैं? तो इसमें राइजोबियम ट्राइफोलाई सीड ट्रीटमेंट में देखिए, इसका एक मुख्य खरपतवार भी है जो बार बार पूछा जाता है कि बरसीम का प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो कौन सा है? कासनी। कासनी जो है बरसीम का मुख्य खरपतवार है। और इसके लिए भी क्या करते हैं? कासनी के बीज को बरसीम के बीज से अलग करने के लिए इसमें नमक का घोल का प्रयोग करते हैं। कितना? 5%। सीड ट्रीटमेंट में 5% नमक के घोल से बरसीम एवं कासनी के बीज को अलग करते हैं। बीज को अलग करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? राइजोबियम ट्राइफोलाई, इसके बाद राइजोबियम ट्राइफोलाई 20 ग्राम प्रति केजी, 20 ग्राम प्रति केजी सीड ट्राइफोलाई से 20 ग्राम प्रति केजी सीड उपचारित करते हैं। ठीक, तो देखिए मुख्य खरपतवार कौन सा है? कासनी। यहां लिख देते हैं, बरसीम का मुख्य खरपतवार कौन सा है? कासनी है। ठीक, कासनी का बॉटनिकल नेम क्या है? कासनी का बॉटनिकल नेम होता है चिकोरियस इंटाइबस इसका बॉटनिकल नेम है। और ये मुख्य खरपतवार किसका है? बरसीम का है। और एक बार परीक्षा में पूछा जाता है कि किसके सीड के मिलाने से काफी की गुणवत्ता बढ़ती है? तो कासनी के बीज मिलाने से काफी पाउडर में जो होती है उसकी गुणवत्ता बढ़ती है।
कासनी, बॉटिकल नेम चिकोरियस इंटाइवस। इंटाइवस, चिकोरियस इंटाइवस, ये क्या है? बरसीम का मुख्य खरपतवार है। और देखिए ये माइक्रो क्लाइमेट का खरपतवार है। माइक्रो क्लाइमेट, इसका मतलब क्या होता है? माइक्रो क्लाइमेट मतलब किसी पर्टिकुलर क्रॉप में ही उगेगा, किसी पर्टिकुलर क्रॉप में। देखिए सरसों के खेत में बरसीम क्या है? रबी की, लेकिन रबी की सरसों भी है, लेकिन सरसों के खेत में कासनी नहीं उगता है। ये बरसीम में ही क्यों उगता है? क्योंकि बरसीम जो है कासनी के लिए फेवरेबल कंडीशन पैदा करता है। ठीक, ये माइक्रो क्लाइमेट का भी खरपतवार है। ठीक है, तो देखिए सोइंग टाइम अक्टूबर से नवंबर करते हैं। अधिक उत्पादन के लिए शुरुआती अवस्था में 1 से 2 किलोग्राम सरसों का बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलाते हैं। सीड ट्रीटमेंट किससे करते हैं? 5% नमक के घोल से। नमक के घोल से कितने? 20 मिनट के लिए। 20 मिनट, 20 मिनट के लिए 5% नमक के घोल में जब बरसीम का सीड मिलाते हैं, डुबोते हैं, भिगो देते हैं, तो क्या होता है? कासनी का बीज जो होता है वो तैर के ऊपर आ जाता है, जिससे छान के हम लोग हटा के बरसीम का बीज और कासनी का बीज अलग कर देते हैं। ठीक, और किससे करते हैं? राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम ट्राइफोलाई। और रिजका में किससे करते हैं? राइजोबियम मेलिलोटाई से करते थे। ठीक, 20 ग्राम प्रति केजी सीड के हिसाब से करते हैं। मुख्य खरपतवार कौन सा है? कासनी है। और कासनी का बॉटनिकल नेम क्या है? चिकोरियस इंटाइवस। ठीक, आगे सीड रेट की बात करते हैं हम लोग। सीड रेट देखिए, इसमें भी डिप्लॉयड और टेट्राप्लॉयड, तो द्विगुणित के लिए द्विगुणित के लिए 25 से 30 किलोग्राम, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और टेट्राप्लॉयड चतुर्थ गुणित के लिए कितना? 35 से 40 चतुर्थ गुणित। कितना रखते हैं? 35 से 40, 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड, 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रखते हैं। ठीक, खरपतवार जान ही रहे हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं? उत्पादन देख लेते हैं, उपज। कटाई देखते हैं हम लोग कब करते हैं। कटाई, पहली कटाई जो है, पहली कटाई कब करते हैं? बुआई से 55 दिन बाद। ये मेनली जितने, ये याद रखना, जितने भी फॉडर क्रॉप हैं, जितने भी घास की फसलें हैं, सब में मुख्यतः बुआई से 55 दिन बाद, चाहे वो बरसीम देख लीजिए, ज्वार देख लीजिए, या फिर लूसर्न देख लीजिए, सब में ये ध्यान रखिएगा, कोई भी फसल पूछा जाए कि इसकी कटाई कब करते हैं, पहली कटाई, तो बुआई से 55 दिन बाद, 55 डेज। ठीक, कटाई बुआई से 55 दिन बाद, 55 दिन बाद पहली कटाई करते हैं। पहली कटाई कब करते हैं? बुआई से 55 दिन बाद। इसके बाद क्या करते हैं? पहली कटाई जब हो जाए, इससे लगभग 25 से 30 दिन के अंतराल पर कटाइयां करते हैं। इसके बाद लगभग 25 से 30 दिन अंतराल पर बुआई से 25 से 30 दिन, सॉरी, पहली कटाई से 25 से 30 दिन के अंतराल पर कटाइयां करते हैं। और लगभग कितनी कटाइयां हो जाती हैं? 5 से 7 कटाई, 5 से 7 कटाई
कटाई करते हैं। ठीक, और बीज उत्पादन के लिए हम लोग को अगर करना है तो फरवरी के प्रथम सप्ताह में, फरवरी में प्रथम सप्ताह में क्या कर देते हैं, इसकी कटाई रोक देते हैं। क्योंकि मार्च अप्रैल में क्या हो जाता है, इसकी मार्च में लास्ट में इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, इसलिए अंतिम कटाई जो करते हैं कब करते हैं, फरवरी के प्रथम सप्ताह में। और लूसर्न पिछले में हम लोग पढ़ चुके हैं, रिजका जो होता है उसमें कब रोकते थे, उसमें जनवरी के प्रथम सप्ताह में रोकते हैं और इसमें फरवरी के प्रथम सप्ताह में। बीज उत्पादन के लिए बीज उत्पादन के लिए फरवरी के प्रथम सप्ताह में क्या करते हैं, कटाई रोक देते हैं, कटाई बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक, कटाई बंद कर देते हैं। और क्यों बंद करते हैं, क्योंकि मार्च में बरसीम में पुष्पन स्टार्ट हो जाता है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है, इसलिए तो रोक देते हैं। अब उपज की बात करते हैं हम लोग। उपज, तो उपज में देखेंगे, अगर केवल चारे के पर्पज से कर रहे हैं तो कितना, 1000 से 1200 कुंटल हरा चारा प्राप्त होता है केवल चारे के लिए। तो केवल चारे के लिए उपज में, केवल चारे के लिए कितना, 1000 से 1200 कुंतल प्रति हेक्टेयर। ठीक, और बीज और चारे जब दोनों के उद्देश्य से करते हैं तो 400 से 500 कुंटल चारा और 3 से 5 कुंटल बीज प्राप्त होता है। दाना एवं चारे के लिए, दाना एवं चारा में 3 से 5 कुंतल प्रति हेक्टेयर दाना और 400 से 500 कुंतल प्रति हेक्टेयर चारा। ठीक, इतना डिफरेंट कैसे है, जानते हैं कैसे है? केवल चारे के लिए जब करते हैं तो ये जो जब कटाई रोकते हैं हम लोग, बीज उत्पादन के लिए कटाई रोकते हैं, तो कब रोकते हैं, फरवरी के प्रथम सप्ताह में कटाई रोक देते हैं। जब फरवरी के प्रथम सप्ताह में कटाई रोक देते हैं तो कितना, 400 से 500 कुंटल प्राप्त होगा। अगर यही कटाई हम लोग ना रोकें, बीज उत्पादन नहीं करना, जब कटाई नहीं रोकते हैं, करते रहते हैं, तो 1000 से 1200 कुंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त होता है। क्योंकि उतना समय इसमें और लगता है चारे में, क्योंकि बीज उत्पादन लेना नहीं है, तो 1000 से 1200 कुंटल प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो ठीक है मित्रों, ये हमारा बरसीम क्रॉप के साथ चारे की फसलें, जो चारा वाली फसलें थी, फॉडर क्रॉप, ये कंप्लीट हुई। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। क्रॉपे में हम लोग को केवल क्या बचा है, अब बचा है स्पाइसेज क्रॉप। ठीक, स्पाइसेज क्रॉप के साथ हम लोग का एग्रोनॉमी में जो क्रॉप थी वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद और जो एग्रोनॉमिक टॉपिक हैं हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक, धन्यवाद, आई लव यू।